नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की अहम खबरें, जान लेंगे क्या कुछ नज़र है अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी, ये भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही बात करेंगे खेल और अर्थ जगत की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज पेश होंगे वक्फ से जुड़े 2 बिल। 1955 में बने वक्फ कानून में 40 से अधिक संशोधनों का प्रस्ताव। राज्यसभा में सभापति ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कहा सभापति के पद को दी जा रही चुनौती। नहीं हुआ रेपो रेट में बदलाव। मौद्रिक नीति समिति ने 6.5% पर रखी यथास्थिति। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि 7% से बढ़कर 7.2% होने का अनुमान। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम का दौरा। श्रीनगर में आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक जारी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा को बताया सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का माध्यम। बांग्लादेश में आज शाम अंतरिम कार्यवाहक पद की शपथ लेंगे मोहम्मद यूनुस। हिंसा के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश में हालात अब भी नाजुक। विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार का फैसला, सिल्वर मेडल जैसा मिलेगा इनाम, सम्मान और सुविधाएं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा हम सबके लिए एक चैंपियन है विनेश। और पेरिस ओलंपिक में इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा। लगातार दूसरी बार गोल्ड पर रहेगी नजर। वहीं कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम का स्पेन से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े 2 अहम विधेयकों को पेश करने जा रहे हैं। लोकसभा की कार्यसूची के एजेंडे के अनुसार केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे। पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे। वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू 18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के कार्यकाल में राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ संपत्ति से जुड़े कानून को वापस लेने का विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत आखिर क्यों है? वक्फ का मतलब है कि इस्लामी कानून के तहत धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित संपत्ति। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में 9.4 लाख एकड़ में 8.7 लाख संपत्तियों का वक्फ बोर्ड के पास इस समय नियंत्रण है। वक्फ की मौजूदा संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सेना और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ बोर्ड। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि कोई संपत्ति वक्फ घोषित होने पर हमेशा के लिए उस पर वक्फ का अधिकार हो जाता है, जबकि तुर्की, मिस्र और जॉर्डन सहित कई इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड जैसा कोई संस्थान है ही नहीं। और तो और अगर किसी को वक्फ से जुड़े मामले में कहीं कोई अपील करनी है तो उसके लिए वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल ही है, वो अदालत नहीं जा सकता। तो बेहद महत्वपूर्ण है वक्फ से जुड़े 2 बिल जो लोकसभा में आज पेश होंगे। किरण रिजिजू वक्फ से जुड़े बिल लोकसभा में पेश करेंगे। वक्फ बोर्ड में 40 से अधिक सुधारों का प्रस्ताव है और सीधे आपको लोकसभा ले चलते हैं।
2024. श्री वेणुगोपाल। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो मिनट। जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए। Sir, thank you very much for giving me opportunity to raise an objection on this Darwinian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that, they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage this own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple, there was some board. Anybody can believe that that temple, there was some board, can a non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is directly an attack on the तो लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिए गए हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितना बड़ा कदम? महत्वपूर्ण है जब हम देख रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल ये लोकसभा में पेश किया जा रहा है और आपत्ति जाहिर की है कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विरोधी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, इन प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में एक बिल आया था जिसमें उसको वक्फ को और ज़्यादा शक्ति देने से जुड़ा वो बिल था। राज्यसभा में वो बिल लाया गया था और उसे आज वापस भी लिया जाना है राज्यसभा में। हमने देखा है कि जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ 1954 की बात करें या 1995, लगातार संशोधनों के जरिए कांग्रेस शासित राज्यों, कांग्रेस की जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने इन विधेयकों के जरिए वक्फ के कानून को काफ़ी एक तरह से कहें कि उसमें इतने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए थे कि उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विवाद सामने आ रहे थे। यानी जो गैर मुस्लिम हैं उनकी ज़मीनों पर भी दावा वक्फ बोर्ड कर सकता है और उसके लिए सिर्फ प्रयोग के आधार पर वो दावा हो सकता है। यानी अगर कानूनी रिकॉर्ड या रेवेन्यू रिकॉर्ड ना हो तब भी वो दावा वक्फ बोर्ड कर सकता है। और इस यहाँ पर एक विवाद ये आता था कि उसकी वजह से हम देख रहे थे कि बहुत विवाद आ रहा था और वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाना होगा। वक्फ ट्राइब्यूनल में गैर जो मुस्लिम की जो हिस्सेदारी है वो नहीं होती थी, तो ऐसे में न्याय मिल पाएगा, ये बहुत एक तरह से देखे सवालों के घेरे में था। और गरीब मुस्लिमों की का भी जो प्रतिनिधित्व है वो वक्फ बोर्ड में एक तरह से देखे तो नहीं होता था। मुस्लिम समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व एक तरह से देखें तो वो नहीं था। इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि रेलवे और रक्षा के बाद
सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, जिससे बहुत कम रेवेन्यू आता है, जिससे एजुकेशन या फिर हेल्थ के लिए काम किए जा सकते हैं, मुस्लिम समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो नहीं हो पाता। और दुनिया में जो प्रैक्टिस है उसके इतर हमने देखा है कि बीते दशकों में जब जब संशोधन आया कांग्रेस की सरकार के द्वारा, वक्फ को इतने असीमित अधिकार दिए गए कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि हम धार्मिक ट्रस्ट के मामले में अगर बाकी धर्मों के ट्रस्टों में देखें तो सिविल कोर्ट में मामला जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है कि पारदर्शिता आए वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की डिजिटाइजेशन हो ज़मीनों का, उसका एक तरह से देखें कि ये सही से पता चले कि उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है जो इन संपत्तियों का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जब बातें सामने आई, कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशन सामने आए, तब हमने देखा कि सरकार ने एक संशोधन बिल लाने का फैसला किया और लोकसभा में आप देख रहे हैं कि उसे पेश जब किया गया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर आपत्ति जताई गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण बिल है। सरकार ये कह रही है कि कई संशोधनों के जरिए दरअसल ये अधिकार होगा कि जिनकी ज़मीनों पर दावा होता है कि वक्फ की ज़मीन है, कि वो भी अपने पक्ष रख सकेंगे अच्छे तरीके से, उनकी सुनवाई होगी। चूँकि पहले ऐसा होता था कि वक्फ ट्राइब्यूनल ही सुनवाई करता था और उसमें एक तरह से देखें तो न्याय मिलने की जो गुंजाइश थी वो कम होती थी, क्योंकि जिनकी ज़मीन पर दावा होता था वो अगर कानूनी रिकॉर्ड रखे भी हुए हैं तो प्रयोग के आधार पर उनका हक एक तरह से मारा जाता था, उनको न्याय नहीं मिल पाता था। तो इन सब विसंगतियों को दूर करते हुए ये विधेयक, संशोधन विधेयक लाया गया है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे जो नए प्रावधान होंगे वो किस तरह से पारदर्शिता लाएंगे। ये देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो है कि वक्फ ट्राइब्यूनल में आप देखेंगे कि कुछ और सदस्य एक तरह से देखें तो उसको एक व्यापक बनाया जाएगा, उसमें मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों की हिस्सेदारी होगी, शिया, सुन्नी और बाकी जो अलग अलग एक तरह से वर्ग से लोग आते हैं। मुस्लिम महिलाओं को भी एक तरह से सशक्त बनाया जाए, वो वक्फ बोर्ड की सदस्य बन पाएँ, वो एक सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही साथ प्रयोग के आधार पर केवल कोई जमीन दावा नहीं किया जा सकता है, ये संशोधन लाए जाने की बात कही जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले विधेयक हम जानते हैं कि लोकसभा में रखा जा रहा है, उसके प्रावधानों को और विस्तार से पढ़ना होगा कि क्या क्या बदलाव सरकार करना चाहती है। लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई विवाद भविष्य में न हो और साथ ही साथ वक्फ की ज़मीनों का दुरुपयोग न कर पाएँ, चूँकि ये कहा जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली मुस्लिम समाज के लोग उस पर एक तरह से अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात को कहा है कि पारदर्शिता आए वक्फ के संचालन में, वक्फ बोर्ड के संचालन में, वक्फ की ज़मीनों के रख रखाव में, उसका डिजिटाइजेशन हो। क्या दिक्कत है आखिर विपक्ष के दलों को? तो उस तरह से बहुत सारे बदलाव हम देखेंगे कि इस वक्त संशोधन बिल के लिए रखे गए। बड़े बदलाव जो हैं इसमें है, बताना चाहूंगा। बिल्कुल शैलेंद्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे ये जो सरकार का कदम है किस तरह से तर्कसंगत है और किस तरह से ये एक पारदर्शी व्यवस्था जिसकी जरूरत थी वो भी समझना चाहेंगे, सुनिश्चित करेगा। देखिए, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं होता है कि हम जो कह देंगे, कोई बोर्ड अगर किसी पर हाथ रख दिया तो वो हो गया और अफेक्टेड पार्टी जो से कहा जा रहा है उसको कोई सुनवाई नहीं होगी, हम ही फाइनल है। देखिए, इस देश में अदालत है, संविधान में यह है, हमारी एक अदालत है। कोई भी कानून हो, कोई भी अगर कोई व्यक्ति जिसका हित मारा जा रहा है या जिसकी कोई बात है, वो अदालत में फरियाद कर सकता है जाकर के और अदालत उसको सुन सकती है। लेकिन ये कानून ऐसा बनाया गया था कि इसमें जो भी वो कह देंगे, अगर वो कह देंगे कि नहीं तुम्हारा हक नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो ऐसा तो कहीं दुनिया में कोई कानून नहीं है। मुझे याद है इमरजेंसी के दौरान जब 42nd अमेंडमेंट बिल, जो कि 44th अमेंडमेंट बिल था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें एक क्लास ये भी था कि इस मामले में अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती।
अदालत ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अदालत ने कहा कोई ऐसा कानून नहीं है हो सकता जो अदालत के विचाराधीन नहीं हो सकता। अदालत आफ्टर ऑल सब कुछ है। आप देखिए संसद ने कोलिजियम का मामला जो एक्ट बनाया था, जो भी बिल पास किया था, अदालत ने उसको हटा दिया। तो मेरा बेसिक ये कंटेंशन था कि वक्त की जो आत्मा है कि भाई धर्मार्थ अगर कोई चीज दी गई है वो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई खेल हो रहा है, कोई उसका मिसयूज हो रहा है, और कोई अफेक्टेड पार्टी जैसे तमिलनाडु में एक किसान जब अपने खेत बेचने के लिए गया तब उसे पता चला कि ये उसकी खेती तो वक्फ बोर्ड में है, पता नहीं कब से वो खेती कर रहा था, उसे पता भी नहीं। अब आप बताइए कि वो किसान अगर नहीं जा सकता अदालत तो कैसे होगा ये। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में, जो मैंने अभी बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है क्या प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसके प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए। जैसे अभी केसी वेणुगोपाल जी को मैं सुन रहा था, वो एक जनरल बातें कर रहे हैं। भाई हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग मानने वाले हैं, किस किस को ऐसा अधिकार मिला हुआ है? तो कम से कम ये इसमें कोई धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर कोई ऐसी चीज, गलत चीज की जा रही है तो उस देश की उच्चतम न्यायालय तक उसको फरियाद करने का, निचली अदालत से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक फरियाद करने का हक मिलना चाहिए। और अगर कहीं कुछ हुआ है जिस पर्पज के लिए यह किया गया था, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि रेलवे और ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संपत्ति है, तो पता करना चाहिए कि ये धर्मार्थ जो है ये क्या पब्लिक पर्पस के लिए है या कहीं इसमें भी भूमाफिया काम कर रहे हैं। तो ये तो कोई भी जो वेलफेयर स्टेट होगी इसको देखेगी। तो ये किसी धर्म के मामले में निजी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इसका मिसयूज नहीं हुआ हो। बिल्कुल। रोशन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह के जो मामलों का जिक्र रामकृपाल सिंह जी ने किया है, कितने जरूरी ये संशोधन हो जाते हैं तमाम जो परिस्थिति थी उनको देखते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संशोधन क्यों होते हैं। आप देखिए कि मुस्लिम समाज पिछले 30-40 सालों से ये डिमांड कर रहा था कि इस अधिनियम में संशोधन होना चाहिए। जैसे रामकृपाल जी ने कहा कि ये धर्मार्थ के लिए है, और जब 1954 में जब ये कानून बना था तो इसके पास केवल 52,000 संपत्तियां थी। आज इसके पास 8 लाख संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां कैसे बढ़ गई है? तो मुस्लिम समाज कह रहा है ये वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया हो गया है। ये जहां हाथ रख ले, जिस जमीन पर हाथ रख ले, ये वक्फ की संपत्ति हो जाती है। आप सोचिए कि अगर किसी महिला को तलाक मिल गया और वो महिला घर छोड़ के चली गई, उसको घर छोड़ के जाना पड़ता है, उसके जो बच्चे होंगे उनको संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता, पता लगा कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई है। जो वक्फ बोर्ड का काम था कि जो भी संपत्ति है उस संपत्ति से जो भी इनकम होगी वो जो गरीब लोग हैं उन पालन पोषण से लेके, उनका शिक्षा से लेके तमाम उनकी सहायता के लिए होनी है। लेकिन अभी तक देखिए मुस्लिम समाज, हमारे हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज देखिए वो गरीब का गरीब क्यों रह गया है? क्या वक्फ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? 1954 का कानून आज तक ठीक से लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों उसमें एक ही समुदाय के लोग ज्यादा है? देखिए मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे लोग हैं, शिया है, सुन्नी है, आपका बोहरा है, आगा खानी है, लेकिन उसमें सुन्नी समुदाय का ही क्यों उसमें वर्चस्व है? क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं। तो हर समाज से जो शिया लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन बोहरा और आगा खानी है उनकी संख्या नहीं है उसमें। तो डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी इसमें जगह दीजिए भाई। तो जो नया संशोधन हो रहा है उसमें महिलाओं को जगह दी जा रही है। उसमें जो सेंट्रल काउंसिल होगी इसमें 2 महिलाएं होंगी, जो स्टेट काउंसिल होंगी, स्टेट बोर्ड है उसमें 2 महिलाओं को उसमें आरक्षण मिलेगा। तो जब महिलाओं की इसमें सहभागिता हो जाएगी, बाकी सभी समाजों की सहभागिता होगी, तो उसका जो रेवेन्यू आ रहा है, जो राजस्व आएगा, वो मुझे लगता है उसका सही से बंटवारा हो पाएगा। और जो ये भूमाफिया की भूमिका है कि जहां भी आपने देखी उसकी संपत्ति को आपने हड़प ली, वो कम से कम नहीं होगा। और रामकृपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम अगर विवाद होगा तो हाई कोर्ट में तो लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाएंगे। अभी तक व्यवस्था है कि जो वक्फ बोर्ड ने कह दिया वो उसका निर्णय अंतिम होगा। तो मुझे लगता है कि तो जब भी हम अपने संविधान में, हमने देखिए 105 से अधिक संविधानों में संशोधन कर दिए, तो संशोधन क्यों किए? उसकी जरूरत पड़ी है। जो पिछला कानून है उसमें क्या उसकी जरूरत पड़ गई, उस जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हैं। तो सुधार जरूरी है, और ये मुस्लिम समाज के कारण ही सुधार हो रहा है। मुस्लिम समाज से ही इसकी डिमांड हुई थी।
जी, सुधार की बात आप कर रहे हैं और मुस्लिम समाज से ही इसकी डिमांड हुई थी। आपसे जानना चाहेंगे शैलेंद्र, आप लगातार पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, जो विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है, क्या कुछ आपत्ति विपक्ष की इस पर है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आपत्ति है कि सुबोध विकाल ने आपसे थोड़ी देर पहले वो कहा है, उसमें एक आपत्ति है कि राज्यों का विषय है, स्टेट वक्फ बोर्ड की अगर बात है, इसके साथ ही साथ गैर जो मुस्लिम है उनको मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कैसे रखा जा सकता है, इन सब बातों को कह रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष कह रहा है कि 1954 से लेकर अब तक जितनी बार वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल आए, कांग्रेस की सरकारों ने तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे संशोधन सुझाए जिससे वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिल गए। आप अगर देखें 1954 से पहले तो उस वक्त किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन पर दावा वो एक तरह से नहीं हो सकता था कि वो वक्फ की संपत्ति है, लेकिन उसमें बदलाव के बाद उस पर भी दावा होने लगा। तो फिर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन पर दावा हो सकता है तो वक्फ बोर्ड में जो बाकी जो लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए। दूसरी बात यह है कि महिलाओं की जो उसमें भागीदारी है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, तो उसको लेकर फिर कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग चुप क्यों हैं। और तीसरी बात कि सिर्फ प्रयोग के आधार पर, यानी आपके पास अगर दस्तावेज नहीं भी है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं भी है और आप अगर दावा कर दें या वक्फ बोर्ड यानी कि वक्फ बोर्ड दावा कर दे, तो फिर अगले के पास बहुत विकल्प सीमित है। वो उसके पास अगर दस्तावेज है भी तब भी वक्फ ट्राइब्यूनल में मामला अगर जाता है तो वहाँ पर तो सब जानते हैं कि प्रतिनिधित्व किसका है, वहाँ पर फैसला क्या आना है, एक तरह से एक तरफा फैसला के आरोप लगते हैं। इसीलिए वो विवाद बढ़ रहा है कि सरकारी ज़मीनों तक, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों पर भी वक्फ के दावे की खबरें आने लगी। मामले कोर्ट में एक तरह से Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government
तो लोकसभा से जो है लगातार हम ये कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। रामकृपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार ये साफ कर रही है कि धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं है, पारदर्शिता है, लेकिन ये जो विपक्ष की आपत्तियां हैं, इनकी वजह आप क्या पाते हैं? देखिए, 1954 के बाद जितने संशोधन किए सरकार ने ही किए ना, कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। और अगर आप देखते जाइए तो जिस हड़बड़ी में आखिरी संशोधन किया गया था, अगर एक तो नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ था, फिर उसके बाद आप ये सोचिए, विशुद्ध रूप से जिस तरह से लल्लन सिंह ने अभी सही कहा कि एक संस्था है और संस्था किसी कानून के तहत बनी हुई है और किसी संस्था को जो भी अधिकार मिलते हैं वो हमारे संविधान के तहत, अदालत के तहत वो मिलते हैं और उनको कोई भी जा करके अगर उससे असहमत है तो अदालत में न्याय पा सकता है, अदालत कर सकता है। लेकिन जिस तरह से इसका सारा इसको बनाया गया, कहीं ना कहीं से यह लग रहा था कि एक भ्रम पालने की स्थिति है एक वोट बैंक के लिए, हालांकि कुछ भी नहीं। और उससे जो हुआ, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया था और ये वक्फ बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया है, वाकई उससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान का लाभ कैसे पहुंचा। ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस लिंक का कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा में हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। तो लोकसभा से देख रहे थे आप सीधी कार्रवाई, और हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, आप बता रहे थे कि जो संशोधन है, बिल्कुल जी आप बताइए। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी के दौर में इतना संशोधन हुआ और अगर आज ये मौजूदा सरकार संशोधन कर रही है तो उसका इतना विरोध। आप ये जनरल बातें मत कीजिए, क्वांटिफाई कीजिए एक एक चीज को कि किस बात से आपका विरोध है। महिला सदस्य नहीं होना चाहिए, इस बात से आपका विरोध है, या अगर कोई भी आदमी इस देश में 140 करोड़ में हर नागरिक को ये हक है कि वो सर्वोच्च अदालत तक जाकर के अपनी ग्रीवांस के लिए रख सकता है। और कल को अदालत पर सबको भरोसा होना चाहिए। कल को अगर आपका सही काम, ये सरकार कोई गलत काम कर रही है, क्योंकि व्याख्या करना सरकार का काम नहीं है, फैसला देना अदालत का काम है, न्याय अदालत से मिलेगा। तो अगर कोई चीज आ रही है, आपने इतने संशोधन किए, आज वो सरकार कर रही है, लल्लन सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल कहीं भी धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये है कि जो सचमुच में जिस उद्देश्य से लाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है। कितने नागरिक, मुसलमान माइनॉरिटी के नागरिक अब तक लाभान्वित हुए हैं, कैसे हुआ है, कहीं कोई माफिया तो नहीं काम कर रहा है, कहीं उस प्रॉपर्टी का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, और दूसरा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर रहे हो। ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एक न्याय, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये उसमें कहीं धर्म जाति नहीं आती है। हर आदमी कानून के सामने बराबर है और हर आदमी को कानून का वही अधिकार है जो सबको है। तो कम से कम अगर एक एक्ट में सरकार ये सोच रही है, बहुत सारे, जैसे मैंने एक केस आपको बताया कि किसान गया अपना खेत बेचने, उसे कुछ भी पता नहीं, और पता चला कि वो तो साहब वक्फ बोर्ड ने उस पर वो किया हुआ है, वो बिना वक्फ बोर्ड के एनओसी के नहीं होगा। अब आप बताइए, उस किसान बेचारे को पता नहीं, तमिलनाडु का किसान है, पता चला पूरा गांव का गांव जो है वो वक्फ बोर्ड की हो गया। आप पूरी दुनिया में कहीं सुन सकते हैं ऐसा कहीं होता है? मुझको पता नहीं। अगर मेरी संपत्ति, मेरा खेत आप कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है,
तो बाकायदा मुझे सूचना होनी चाहिए बहुत पहले से, और न्याय का दरवाजा मेरे सामने खुला होना चाहिए कि मैं जाकर के यह अदालत से कह सकूं। लेकिन नहीं, ट्रिब्यूनल जो कह देगा वो फाइनल है, आप अपील नहीं कर सकते। अगर ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आप गए काम से। ऐसा कानून तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं है। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा किरेन रिजिजू ने ये बिल पेश करते हुए। आइटम नंबर 14 श्री किरेन रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. रोशन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार इस बारे में जो इसके हम प्रावधान भी देखते हैं, सभी के अधिकार की बात कर रहे हैं, सभी को शामिल करने की इसमें बात कर रहे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल होगी, तो जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं उनकी मंशा पीछे इसके क्या दिखाई देती है? मुझे लगता है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो विरोध इसलिए कर रही हैं कि विरोध करना है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है 2014 से, आप देखिए कि कोई भी जो इन्होंने काम किए हो, कोई भी विधेयक ये चाहे लोकसभा में लाए हो चाहे राज्यसभा में लाए हो, किस विधेयक का इन्होंने समर्थन किया। तो इसलिए इनका काम सिर्फ विरोध करना है। इन्होंने विरोध के लिए विरोध किया कि हम एक जो सेगमेंट है, जो मुस्लिम समाज है, उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और ये सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, इसलिए आप हमारे साथ आ जाओ। अदरवाइज अगर ये जो बिल पेश हुआ है इसके मेरिट्स पे जाएंगे तो इनको पता लगेगा कि ये मुस्लिम समाज के हित में है। अब देखिए, इसमें जो हम बात कर रहे थे कि इनके पास जो संपत्ति है लगभग 8 लाख एकड़ है, करीबन 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन इन्होंने दिखा रखा है वो केवल 200 करोड़ दिखा रखा है। आप सोचिए, जिसके पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति हो, उसके पास केवल 200 का रेवेन्यू आएगा। आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी संपत्ति का जो इन्होंने किराए पर दे रखी है, अगर उसका पैसा आएगा, करोड़ों रुपए आएगा, 200 करोड़ ये दिखा रहे हैं, तो लगभग आप सोचिए कि मैं एक मोटा अनुमान लगा रहा हूं 10 गुना ज्यादा होगा। उससे मुस्लिम समाज का कितना हित होता। जो गरीब लोग हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको घर नहीं है जिनके पास, उनका हित होता। तो क्या इन्होंने किया? तो ये अब क्या होगा कि जब जीआईएस होगी, इनकी मैपिंग हो जाएगी और जो कलेक्टर हैं उनके पास इनकी संपत्ति का रिकॉर्ड होगा, और जब जो भी डिस्प्यूट होगा वो डीएम के पास जाएगा। अगर वहां से अगर डिस्प्यूट खत्म नहीं होता है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये कुल मिलाकर सुधार है। अगर इस सुधार से मुस्लिम समाज का भला होगा तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सिर्फ विरोध करना मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। अरे एक कानून है, ये कोई ऐसे ही मसौदा नहीं है, ये बाकायदा कानून है। अभी लोकसभा में पेश हुआ है, इस पे जब ये डिस्कशन पर आएगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बात रखेंगी, फिर जब राज्यसभा जाएगा वहां पर इस पे चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि चर्चा के लिए समुचित समय है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी, जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि इसमें हिंदू को भी इसमें जगह दी गई है, यानी नॉन मुस्लिम को जगह दी गई है, वो आपत्तिजनक है। अगर इसमें डिस्कशन होगी तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे जरूर सरकार को विचार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो पर्पज है वो है सुधार का, कि मुस्लिम समाज का इन प्रॉपर्टियों से कितना फायदा हो, क्या उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं, और उनका अगर लाभ मिलेगा तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है। बिल्कुल, सुधार जो है वो मुख्य एजेंडा है। और इसी में हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला पर्सनल बोर्ड अध्यक्षा शाइस्ता अंबर मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम का उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि सरकार द्वारा ये अधिनियम महिलाओं के लिए और कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। भारत सरकार ने अभी कोई एक्ट ला रहे हैं और उसमें बदलाव करके थोड़ा और उसको महिलाओं के लिए और कल्याणकारी योजनाओं उनके लिए देने के लिए और इस पे प्रोग्राम चलाएंगे। और जो लोगों ने नाजायज़ तरीके से वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है तो उसको भी छुड़ा करके उसमें कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे। तो शाइस्ता अंबर जो बता रही थी किस तरह से ये कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। रामकृपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे।
लगातार इसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और आपने देखा कि शाइस्ता अंबर ने जिस तरह से कहा कि सही में पता लगेगा कि जो धन है कितना है और किस तरह से उसे योजनाओं में प्रयोग लाया जा सकता है। इससे पहले भी हम जैसे अभी बात कर रहे थे, रोशन जी ने बताया कि जितनी ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास और उसका जो रेवेन्यू आता है, तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो दिखाई देती है। तो ये साफ होना बेहद ज़रूरी है मुस्लिम समाज के लिए ही। निश्चित रूप से देखिए, ये तो सारे तथ्य ही बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा घपला है। अब आप बताइए, जितनी लाख एकड़ बताया है रोशन जी ने, उससे जो है 200 करोड़ रुपया जितना भी क्या है, कुछ नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि अगर यह सच भी है, तो फिर पारदर्शी होने में क्या दिक्कत है? मेरा ये कहना है कि और जो इस अमेंडमेंट में जो चीजें आ रही हैं, कोई तो बताए ना। मैं हमेशा कहता हूं, एक जनरल मतलब हियर से एविडेंस दे देना, कहना कि एक बड़ा भारी जनरलाइज कमेंट के बजाय आप क्वांटिफाई कीजिए ना, एक एक लाइन पर बात कीजिए, क्या दिक्कत उससे आएगी? और जैसा रोशन भी कर रहे थे, सही है, अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है, काहे को इतना इस पर हल्ला? आप बहस कीजिए, बाकायदा सब कीजिए, देश की जनता के सामने सब कुछ रखिए, उस पर कीजिए। आप बताइए, खुद वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग माइनॉरिटीज की तरफ से भी हो रही थी बहुत दिनों से। आप देखिए शाइस्ता अंबर जी ने क्या कहा, वो भी तो एक महिला है ना। और कोई भी समाज, आज हम किस 2024 में जी रहे हैं, लेकिन महिला का नाम सुनते ही, भैया महिला आपके ही तबके की होंगी, वो हो वहां कम से कम वो एक आधा हिस्सा है, मुस्लिम समाज का आधा हिस्सा रिप्रेजेंट करती हैं। वो भी देखेंगी कि कम से कम उन लोगों को पता तो चले कि ये जो कुछ आ रहा है वो हमारे जैसे जो पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो शिक्षा या स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है। और जैसा कि लग रहा है, जो रेवेन्यू दिखाई जा रही है, कहीं बहुत बड़ा घपला है और इसमें लैंड माफिया काम कर रहे हैं, इसकी बू आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल सच होगा, लेकिन समान भागीदारी के साथ साथ आज क्या अगर किसी तरह का करप्शन है तो वो भी साफ होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम ले लेते हैं कार्यक्रम में एक ब्रेक, देखते रहिए जीजी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगा गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े जो संशोधन बिल हैं उनकी। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। रोशन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, कई मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जिनमें इस तरह का जो वक्फ का जो प्रावधान है वो नहीं है। जब विपक्ष मुस्लिम हितों की बात करता है तो ये बात क्यों भूल जाता है, और क्यों नहीं सबका समान अधिकार उसमें होना चाहिए? किस तरह की एक राजनीति भी इसमें दिखाई देती है? दरअसल हमको थोड़ा सा इतिहास इसमें देखना चाहिए कि जो बाकी देश हैं वो इस्लामिक देश हैं, तो उनका पूरा देश में जो भी प्रॉपर्टी वो सबका उनका साझा हक है। हमारे देश में जब मुगल आए और जब उस मुगलों के बाद अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज भी चले गए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जितनी जो मुस्लिम प्रॉपर्टी थी, जो उस जमाने के जो मुगलों की प्रॉपर्टी थी, उस पर भी अधिकार को लेकर बातें हुई है। तो उसी अधिकार को लेकर फिर 1954 का कानून बना के इसको एक वक्फ बोर्ड बना देते हैं, और ये जो जमीनें हैं, जो ये प्रॉपर्टी है, उसका जो उपयोग होगा वो धर्मार्थ कार्य के लिए किया जाएगा, अच्छे काम के लिए किया जाएगा, जो मुस्लिम समाज है उनके भले के लिए किया जाएगा। तो इसका पर्पस था कि जिन लोगों ने अपनी संपत्तियों को दान कर दिया है, उस संपत्ति का उपयोग अच्छे काम के लिए हो, और वही पर्पस, इस पर्पस को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो पंडित नेहरू के जमाने में 1954 में कानून बना,
और तब से लेके फिर 1995 में इसमें संशोधन हुआ। लेकिन जो 2013 में हुआ वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर हुआ कि सारे अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए। जैसे मैंने कहा कि जब 1954 में किया गया तो केवल 52,000 ऐसी संपत्तियां थी, लेकिन 1913 में जब इसका एक अनुमान लगाया गया तो पता लगा कि वो 4 लाख हो गई है, और अभी 2024 में जाके अनुमान लगाया गया, अभी जो पता लगा है कि वो 8 लाख हो गई है। तो यानी ये दुगना कैसे हो जा रही है? इसका मतलब सीधी सी बात है, जो मुस्लिम समाज कह रहा है, मुस्लिम समाज ही कह रहा है कि मुस्लिम की ही प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी की हड़प रहे हैं या उन पे कब्जा कर दे रहे हैं और उसे कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इसमें फिर बात उठी कि उसको इसमें सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें जो पर्पस था कि धर्मार्थ कार्य के लिए किया जाए, लोगों की मदद के लिए किया जाए, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर इसमें सुधार कैसे किया जाए? तो सुधार कब किया जाएगा? जब इसमें समाज के सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। तो यही पर्पस इसमें संशोधन हो रहा है कि जो एक संस्था ऐसी बन गई थी, एक निरंकुश संस्था, उस संस्था में सभी लोगों को, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको सबको जोड़ा जाएगा। और फिर इसका जब रेवेन्यू होगा, जब इसका ऑडिट होगा और जो रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू से लोगों की मदद की जाएगी। ये इसमें हिंदुओं की मदद नहीं की जाएगी, मुस्लिम समाज की ही मदद की जाएगी, उन गरीबों की मदद की जाएगी, उन लोगों की मदद की जाएगी जो शिक्षक, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए ये पर्पस है। कुल मिला के उद्देश्य है कि इसमें सुधार किया जाए, इसको पारदर्शी बनाया जाए और लोगों की मदद की जाए। अब इसमें इनको पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, क्यों इनको परेशानी हो रही है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं और ये आपके खिलाफ हैं। और ये जो अच्छे काम के लिए कानून बनाया जा रहा है, एक संशोधन लाया जा रहा है, उस संशोधन के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में ये पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। रामकृपाल सिंह जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब हम इतिहास में जाते हैं और इसके जो तमाम संशोधन अभी तक हुए हैं उनमें देखते हैं, उनमें जो 2013 का संशोधन है वो अपने आप में, क्या आपको लगता है कि किसी तरह से तुष्टीकरण से भी प्रभावित हुआ? तुष्टीकरण ही से प्रभावित हुआ। अब आप ये सोच लीजिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, पूरी दुनिया में चलिए आप कोई भी संशोधन कर दीजिए, लेकिन किसी संस्था को असीमित अधिकार देना क्यों दे रहे हैं? अगर आपको इस देश की अदालतों पर भरोसा है तो फिर ये ऐसा क्यों आपने डाला प्रावधान कि इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता? यानी जो भी वो कह देगा वो फाइनल अथॉरिटी हो गया। मतलब क्यों ऐसा आप करना चाहते थे? ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम आपको जाते जाते ऐसा कुछ देके जा रहे हैं कि कोई और आज तक किसी ने दिया नहीं। आप ही की सरकार ने 1954 में बनाया हुआ था उसको, फिर अचानक उसकी क्या जरूरत पड़ गई कि 2013 में जब बिल्कुल इलेक्शन होने वाला था, उसके पहले ही अचानक इतना बड़ा संशोधन, इतना बड़ा अधिकार दे देना किसी संस्था को कि वो बिल्कुल जो चाहे करे, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं है और जिस भी जगह पे हाथ रख देगा वो, मतलब जो इसमें एक पार्टी है वही जज भी है। तो सवाल आज की तारीख में, जैसा रोशन जी ने कहा, मैं फिर वही कहता हूं कि कोई इस वक्त को, उनके अधिकार को कोई नहीं छीन रहा है, लेकिन अगर ये माइनॉरिटी के लिए है तो कम से कम ये देखा जाए कि 1954 से लेकर के आज तक जितनी संपत्ति आई है, क्या कोई सरकार वो सरकार के बाहर तो नहीं है? अगर उसका कोई मिसयूज हो रहा है, और इसमें मैं बताऊं सारे विरोध की जड़ ये है, एक तो ये दिखाना कि मैं तुम्हारा कितना हमदर्द हूं, दूसरा कहीं पोल खुल न जाए। अब जब ये कानून पास होने के बाद जब सारा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा तो आप सोचिए इतने लाख की प्रॉपर्टी पर सिर्फ 200 करोड़ रुपए आ रहा है। सारा सबको पता है कि ये भेद खुलने वाला है। तो ये जो आज की तारीख में जो कोशिश हो रही है कि नहीं ऐसा कुछ हो, उसमें दोनों बातें हैं। एक तो आपको ये वोट बैंक की चिंता है और दूसरा ये है कि जो कुछ हमने किया था उस पर पानी न फिर जाए। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी। बेहद महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है और लगातार हमारे पास प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अलाना ग्रुप के कार्यकारी निदेशक फजान अलावी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें कई गड़बड़ियां रहीं। अब जो विधेयक आ रहा है वो सही दिशा में उठाया गया कदम है। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, आज नहीं, जब पैगंबर साहब के टाइम से ये शुरू हुआ था।
इसको अगर सही तरह से चलाते तो आज जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विडोज़ तकलीफ़ में हैं और बहुत से सोशल इश्यूज़ इस तरह से हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ हुआ। अब कई जगह ऐसा देखने में आता है कि वक्फ बोर्ड ने जो दुकान किराए पे उठाई है या कोई प्रॉपर्टी उठी है वो 5,000 रुपये पर, उसकी बगल में कमर्शियल प्रॉपर्टी 50,000 रुपये में है, तो वो क्या कहते हैं उसका फ़ंड का भी मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। तो ये पॉजिटिव है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक दूसरी बात क्या है कि इस्लाम तो कहता है कि वक्त के साथ आप चीज़ें अडाप्ट करते चले जाइए, तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश अंसारी ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां पर इस कानून के कारण आम मुसलमानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार लगातार मुसलमानों के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। बिल 2024 आइटम नंबर 14, उसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें नौजवानों की प्रतिभागिता होनी चाहिए, उसमें सकारात्मक तरीके से वहाँ इंफ्रा का डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए जिससे आम मुसलमानों को लाभ मिले। ये तमाम जो ठोस चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ेंगी, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। तो लगातार ये प्रतिक्रिया आ रही हैं, आगे भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और लगातार हम बता रहे हैं वक्फ बिल संशोधन पेश कर दिया गया है और इसके लिए तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये समानता के लिए है, सरकार का कहना है, और किस तरह से सभी की भागीदारी इसमें की जाए और किस तरह से इसमें पारदर्शिता लाई जाए, यही इसका मुख्य मकसद है। जबकि विपक्ष कई मामलों पर हल्ला कर रहा है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, रोशन गौड़ हमारे साथ हैं, शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह की गतिविधियां आप देख रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जब ये बिल लोकसभा में पेश किया जा रहा था 1 बजे, तब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट, उनकी तरफ से आपत्तियां जताई गई। एनसीपी, शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई, अलग अलग बिंदु रखे। वहीं हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से जब ये विधेयक लाया गया और उससे पहले संसद भवन परिसर में जब इस बिल को लेकर तमाम नेता बयान दे रहे थे, तब ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई सत्ता पक्ष की तरफ से कि जब वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी उसमें अधिकार मिले और साथ ही साथ गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हो, वक्फ की संपत्तियों से जो आय होती है उससे उनके जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रयास हो, वो प्रयास हो, तो ऐसे में फिर आपत्ति क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की दुहाई विपक्ष के नेता देते रहते हैं। सच्चर कमेटी ने भी ये कहा था कि वक्फ की ज़मीनों की मैपिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल पाए कि वक्फ की कितनी ज़मीन है और उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है। हम जानते हैं कि जो बहुत विवाद हुआ जब 2 संशोधन किए गए बीते कुछ दशकों में कांग्रेस पार्टी के शासित, एक तरह से देखें जो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की अगुवाई वाली, उसमें ये बात भी जो जोड़ी गई कि ट्रिब्यूनल में जब आप देखें कि उनका फैसला एक तरह से अंतिम फैसला होगा और जो गैर मुस्लिम है उनकी ज़मीनों को भी एक तरह से वक्फ की संपत्ति माना जा सकता है। और उसको लेकर हमने देखा बहुत विवाद हुआ, चूँकि प्रयोग के आधार पर, यानी अगर इस्लाम के धार्मिक गतिविधियों में प्रयोग के आधार पर कोई दावा होता है और कागजात नहीं भी है, तो ऐसी ज़मीनों को लेकर बहुत विवाद सामने आए और साथ ही साथ ये कहा गया कि कानूनी रिकॉर्ड ना भी हो तो भी वो दावा किया जा सकता है। तो वो ज़रूरत महसूस की गई कि वक्फ की ज़मीनों को लेकर विवाद ना आए, इसमें पारदर्शिता हो, उससे होने वाली कमाई में पारदर्शिता रहे, वक्फ की ज़मीनों का बेजा इस्तेमाल न हो, उसकी कमाई पर कोई और एक तरह से देखे
अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल न करे। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई जिसको लेके मुस्लिम समाज से ही ये बात आई थी कि वक्फ कानूनों में सुधार की जरूरत है। और अब देखिए 1954 से लेकर बाद के जितने संशोधन हुए वो असीमित अधिकार देने की तरफ बढ़े, जो कि बिल्कुल एक तरह से सही नहीं है कि किसी संस्था को, किसी बोर्ड को इतने अधिकार दे दिया जाए कि वो अगर कोई फैसला करता है तो उसी के ट्रिब्यूनल में जाना होगा, यानी वक्फ ट्रिब्यूनल में, जहां पर भागीदारी नहीं है मुस्लिम महिलाओं की, जहां पर मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग की भागीदारी नहीं है, एक वर्ग का एक तरह से कब्जा है। तो ऐसी बहुत बातें उठी। तो निश्चित तौर पर उस सबको देखते हुए सरकार इन संशोधनों को लेकर आई है। और ये कहना कि ये किसी धर्म के विशेष के विरोध में है, ललन सिंह जो जेडीयू के सदन के नेता भी हैं, उन्होंने और केंद्र में मंत्री भी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप मंदिर से तुलना करके इस तरह से किसी संस्था की बात करें तो ये आप भ्रम फैला रहे हैं। चूंकि एक संस्था है जो कानून के जरिए बनी है, बिल लाकर पारित करने के बाद कानून के जरिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, और उसमें अगर कोई असीमित अधिकार दिया जा रहा है कि आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा जरूरी है, ऐसा सत्ता पक्ष कह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस पर अलग अलग बयानबाजी भी संसद भवन परिसर में अलग अलग नेताओं की तरफ से मीडिया को दी गई है। तो ये निश्चित है कि सरकार चाहती है कि इस वक्फ बोर्ड के संचालन में पारदर्शिता आए, वक्फ की जमीनों से जो राजस्व है उसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिले। बिल्कुल, चर्चा इस पर जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान। रोशन जी, आपके पास आना चाहेंगे। समय समय पर वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसकी मैपिंग की मांग होती रही है, ज़रूरत बताई जाती रही है। जो पहले असीमित अधिकार दिए गए उसका जो नतीजा है वो अब देखने को मिल रहा है, और इसका जो स्वागत है वो देश भर के मुसलमान भी कर रहे हैं। तो क्या वजह है विपक्ष का जो हंगामा है, ये क्यों, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है केवल राजनीतिक कारण है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनको अपना एक स्टैंड लेना है, एक नैरेटिव सेट करना है कि हम एक तरफ हैं, हम मुस्लिम समाज की तरफ हैं और ये बाकी लोग एक तरफ हैं। अब देखिए, इसका उदाहरण आप देखिए, जब 3 तलाक विधेयक संसद में, लोकसभा में लाया गया था, तो एक तरफ से जितने विपक्षी दल हैं वो सब ने इसका विरोध किया, और उनकी देखा देखी मुस्लिम समाज ने भी इसका विरोध किया। किस मुस्लिम समाज ने? जो दबंग मुस्लिम समाज था। लेकिन आप देखिए, उसका जब बिल पास हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ कि आज 3 तलाक के कारण जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, वो कम से कम सुरक्षित हो गई हैं कि अब शादी के बाद कोई हमें तलाक नहीं देगा। तो अब वो, चाहे वो खुले तौर पर इसका स्वागत नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इतने खुश हैं लोग 3 तलाक कानून बनने से कि आप कम से कम सुरक्षित हो गई हैं। ये उसी तरह का ही दूसरा सुधार है कि चाहे ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाजार में चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि जो आम मुसलमान है वो बहुत खुश होगा, इसलिए कि उसे पता होना चाहिए कि एक्चुअली वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितनी है, उसकी आय कितनी है और उसके खर्चे कितने हैं। ये खर्चा कहाँ हो रहा है? जो लोग, कुछ जो मठाधीश टाइप लोग बैठे हुए हैं, जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, और उसकी संपत्तियों का, जैसा कि एक महाशय बता रहे थे कि आपके बगल की जो प्रॉपर्टी है उसका 50,000 रुपए किराया है और आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का 5,000 रुपए किराया ले रहे हो। एक्चुअल आप 50,000 ही ले रहे हो, लेकिन दिखा आप 5,000 रहे हो। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं।
तो वो चीजें खत्म होगी, उनकी मैपिंग होगी प्रॉपर, उसका संपत्ति का बाकायदा ऑडिट होगा और उसके लिए जो ये बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड में चाहे राज्यों के बोर्ड होंगे या सेंट्रल बोर्ड होगा, उसके पास पूरा हिसाब होगा और जो मेंबर होंगे, क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें होंगे, तो हर मेंबर उस बैठक में सवाल उठा सकता है कि भाई अपना इतना जो इसका पैसा है वो सही से खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। अगर पैसा है तो हमने उसके लिए क्या किया, कितने स्कूल खोले हमने, या कितने हॉस्पिटल खोले, या कितने हमने जो अगर मदरसे की बात हो रही है तो कितने खोले, या जैसे आजकल एक डिमांड हो रही कि कब्रिस्तान की कमी हो रही बहुत सारे शहरों में, तो नए कौन से कब्रिस्तान बनाए, ये सब काम वक्फ बोर्ड का है, क्यों नहीं किए। तो ये सुधार है और इस सुधार का जब ये बिल पास हो जाएगा यहाँ से दोनों हाउसों से, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी इसका अंदरूनी तौर पर समर्थन करेंगे कि एक बहुत बड़ा जो सुधार जिसको 50 साल पहले 75 साल पहले सुधार किया जाना चाहिए था, वो सुधार अब हुआ है। बिल्कुल, एक लंबे समय के बाद जिस सुधार की मांग उठ रही थी, रामकृपाल सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे 40 से ज़्यादा संशोधन है और जो 40वां संशोधन है मुझे लगता है उसके ऊपर ज़्यादा जो है विवाद किया जा रहा है, जिसमें जांच की बात कही गई है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति को अपना बनाता है तो उसकी जाँच की जा सकती है कि उसकी हकीकत क्या है। इस तरह का जो एक पारदर्शी सिस्टम है उसका विरोध करके जो आम मुसलमान है उन्हीं के जो कह सकते हैं कि उन्हीं के, देखिए बात आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। तो लोकसभा से देख रहे थे प्रसारण, लगातार हम दिखा रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर जांच की बात होती है तो उसमें बुराई क्या है? अगर संपत्ति में पारदर्शिता आती है कि किसकी संपत्ति है, उसका जो अधिग्रहण है या हस्तांतरण है वो सही है या नहीं है, अगर ये जांच होती है, ये गलत कहाँ है? विपक्ष या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो किन्हें बचा रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखिए अभी आपके शैलेंद्र जी ने बहुत डिटेल में सारी चीजें रखी हैं। एक सीधी सीधी बात समझिए, असीमित अधिकार देने का मतलब क्या है? हम डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और जहां कानून, जैसा मैंने कहा, फंडामेंटल राइट्स में पहला ही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आप कोई भी कानून किसी भी बनाइए, लेकिन जो एक जिसको कहते हैं जो नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई भी लोकतंत्र में कोई संस्था असीमित अधिकारों की नहीं हो सकती। अगर कोई किसी को बना रहे हैं तो वह सिर्फ अपीजमेंट है। दूसरी बात, जैसे रोशन भाई ने कही, अब आप सोचिए, इसमें तथ्य खोजने की जरूरत नहीं है। आप सारी प्रॉपर्टीज का देख लीजिए कि बगल में मार्केट रेट पर आज सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन सही उन्होंने कहा कि बगल की दुकान का रेट जो है वो 50, उसका महीने का किराया 50,000 है और बगल वाली का इसका मतलब 2,000 है। तो आप तय जान लीजिए कि 2,000 नहीं वो दे रहा होगा, दे तो 50,000 ही रहा होगा, कहीं पैसा और जा रहा है। जो चीज, जो एक्ट बना था किसी की भलाई के लिए, मैं कहता हूं कि समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। और मैपिंग, आज जानती है यह सरकार, खुद कांग्रेस की सरकार भी कोशिश कर रही थी, डिजिटलाइजेशन चिदम्बरम की जी के जमाने में आया था, वो डीबीटी कर रहे थे सारी चीजें। तो आज तो किसानों की सारी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। अब सोचिए, इस देश में, हमारे देश में संपत्ति का सारा डिजिटल रिकॉर्ड दिया जाएगा। क्या दिक्कत है आपको कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी जमीन आपके पास है, उसका एक रिकॉर्ड हो जाए, उसको पता चल जाए, देश के तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को पता चल जाए कि इतना पैसा वक्त से आता है, पैसा आया कितना, गया कहाँ पे, कौन मालिक है, कौन मिसयूज कर रहा है, ये आम मुसलमान को जानने का हक है। मुसलमान को ही नहीं, इस देश की पूरी जनता को जानने का हक है। हमारा अगर कोई लेन देन का मामला है, कोई संपत्ति का मामला है, प्रॉपर्टी का है, तो सबको ही अधिकार होता है, और तो जनता का है।
ये होना चाहिए। बिल्कुल, पारदर्शिता जो है बहुत जरूरी है और सभी को जानने का हक है, और उसी दिशा में सरकार का ये कदम है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। नाराजगी व्यक्त करते हुए सभापति सदन छोड़कर चले गए। उच्च सदन में विपक्ष सदन में लगातार नारेबाजी और हंगामा कर रहा था। सभापति ने कहा कि विपक्ष ने मेरा नहीं, सभापति के पद का अपमान किया है। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया। अजय भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के ये बयान दर्शाते हैं कि कांग्रेस कैसी सोच रखती है। अजय भट्ट ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। अजय भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात इंडिया में हो सकते हैं। इतने सीनियर लीडर ऐसी बात कहते हैं। वाणी संयम समाप्त हो गया है। जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मती पहले हर लीनी। कहीं पर भी उनके बयानों से ऐसा नहीं लगता है कि वो देश में सौहार्द चाहते हैं। तो जब बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है, ऐसे ही शब्द मुख से निकलते हैं। इतने सीनियर लीडर जो सत्ताओं में रह चुके हैं, उस पार्टी के जिनके नेता जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है और बात कहते हैं, तो इसका मतलब पार्टी में एकता भी नहीं है, कोई पूरब है कोई पश्चिम है। ये बिल्कुल खराब बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश जैसे मुद्दे पर वो सरकार के साथ है, लेकिन इतने जिम्मेदार पद पर बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता, इसीलिए तो कहा कि उनके वहां सब 36 चल रहा है, एकता नहीं है, लीडर नहीं है। ऐसे ही होता है जब कहीं कोई लीडर नहीं होता है। उनके लीडर कहते हैं हम आपके साथ, उनके नेता कहते हैं बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। क्या मतलब है, क्या औचित्य है इसका?
तो ये थे हमारे साथ अजय भट्ट जी जो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह की भाषा बांग्लादेश को लेकर प्रयोग की जा रही है, खासतौर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे हालात इंडिया में भी हो सकते हैं, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ साथ ही अजय भट्ट जी ने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तब सरकार का साथ देती है, लेकिन उनके नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है, किसी को गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी को तुरंत उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, सलमान खुर्शीद जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि एक बार बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ हो सकती है। सलमान भारत की सलामत नहीं, भारत में कयामत चाहते हैं और सलमान की ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली। सलमान जी नहीं, उनकी आका लोग कांग्रेस के नेता भी आ जाएं, तब भी हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र है मोदी जी के नेतृत्व में, और पड़ोसियों के नहीं, महाशक्तियों की हैसियत नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। और इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप, मैं समझता हूं कांग्रेस को तो इनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। ये सलमान खुर्शीद क्या हिंदुस्तान में बगावत कराना चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस का यही कर्तव्य है क्या? हर चीज में राजनीति ढूंढो और राजनीति ढूंढ के बदनाम करो, अफवाह करो, अफवाहों के सरगना बन गए हैं सब। मैं समझता हूं कि विपक्ष को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, इससे बाहर जाना चाहिए। बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसी स्थिति बांग्लादेश में होगी वही स्थिति भारत में हो जाएगी। इनकी हैसियत नहीं है कि ये सपना भी देखे। यहाँ पर हिंदुस्तान में जब तक मोदी हैं और हिंदुस्तान की बहादुर सेना है और हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्तों का जमावड़ा है, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा नहीं सकता। वो नेहरू जी के जमाने वाला नहीं है कि चीन आके हमारी जमीन छीन कर ले जाए। अब ये मोदी जी का है, घर में घुसकर मारते हैं, और पाकिस्तान में दिखाया भी है उन्होंने, चीनियों को मार मार के हमारे सैनिकों ने भगाया भी है। तो ये इस प्रकार की सोच वाले लोग, ये नकारात्मक विपक्ष इससे पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जो बता रहे थे कि सलमान खुर्शीद ने जिस तरह की बातें कही हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। और ये सर खत्म कर रहा हूं, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें, और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का काम करें। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26। लोकसभा से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लोकसभा में पेश किए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और लोगों की जो जमीन कब्जे में है उसे लेकर फैसला किया जाएगा। किसी को टारगेट नहीं कर रहे, इसमें महिला, मुस्लिम महिला को जो सशक्तिकरण है वो है, और जो चंद लोगों का कब्जे में है उसके बात है। ये सब आज हमारे मंत्री जी एक्सप्लेन करेंगे, तब तक जब इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में भी उन्होंने डिटेल में बात करेंगे, तब सब क्लियर होगा। अब मोदी जी का जो हमारा घोष वाक्य है, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, ये तो हमारा कमिटमेंट है, इट इज़ आवर कमिटमेंट। ये तो सब एक कभी भी तुष्टीकरण के राजनीति को लेके
they want to misguide some certain people in the community, but we are quite confident that ये सब उनके हित में भी है, पूरा समाज के हित में भी है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जीडी न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे देश में सभी को कोर्ट में जाने का अधिकार है, जिसे साल 2013 में चालाकी से छीन लिया गया था। सरकार ने अल्पसंख्यकों से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय मिले, इसलिए ये संशोधन बेहद जरूरी है। संजय जायसवाल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल आ रहा है, क्या कहेंगे? हमारे देश में प्रत्येक आपने कई इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूँगा। और मैं ये मानता हूँ, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज़ को मैं दूर करूँगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहाँ उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद
कई अमेंडमेंट हुए सर। काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। सर, 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, जिस पर्पस के लाया गया वो सर्व कर रहे हैं। कई कमेटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा, लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है। उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई यहाँ इस मुद्दे को लेकर के कमेटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है, सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है, लिटिगेशंस और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका
पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट में कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद सर जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं, दो कमेटियों के बारे में। ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था। यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा, उस सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। दूसरा सर, सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन, सच्चर कमेटी ने, आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए। जो लोग मेंबर होते हैं, जो लोग इस कमेटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है, उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, ये भी सच्चर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए। उसमें अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है उसको आप रैंक को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए, ये उसी कमेटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है उसमें क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ये उसी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 100% हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है। और आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमेटी आपने बनाया सर। सर ये सर हमने शांति से इनकी बात सुना। अध्यक्ष महोदय जी, ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है, आपको तो नियम मालूम है। सर दूसरा कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी,
उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे। उस जेपीसी में सर सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहां मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा, मुतवालीस के बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुतवाली बनाना है और उसको कैसे हटाना है इसी में केंद्रित है, इसलिए इसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड मौजूदा जितना है देश भर में उसको फिर से सर्वे होना चाहिए, और गरीब मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड का अपना अंदर में सही चीज का, चाहे वो लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसका एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, वहां उनका एक्सपर्ट लोगों का और भी लोगों को अंदर लाने का जरूरत है ताकि वो ज्यादा चुरुस्त दुरुस्त हो सके। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का और सजेशन है टोटल वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए, और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। ये सचर कमेटी ने और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया। और सर आप सबको भी एक बार वो कमेटी का रिपोर्ट मैं आपको ही दे देता हूं ताकि आप भी पढ़े फिर से। और सर टोटल जो 1995 वक्फ एक्ट को फिर से मजबूती से रीलुक करना चाहिए, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ही रिपोर्ट है। और एक आपने अपॉइंट किया, अब देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया। ये सारा रिकमेंडेशन आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। सारा का सारे प्रॉब्लम, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं, इसलिए सर राहुल जी कन्विंस हो गए, ये मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, ये मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय जी। सर राहुल गांधी सहमत होकर जा रहे हैं, राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमत देकर के गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था। आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है, आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सिर्फ शांति से सुनिए। सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को, मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है, तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठे वाले लोग
आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं, इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। सर, लोकतंत्र में भारत जैसा महान देश में क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए सर? वो गुमराह करे, वो ऐसा तरीका बनाया, ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्राइब्यूनल सर ये इस तरह से आप लोग बात करके मेरा आवाज नहीं दबा सकते हैं। सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर तरीका ऐसा बनाया कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता है। कितने कोर्ट में पेंडिंग है उतना अभी बताऊंगा सर। दूसरा इन्होंने संविधान का हवाला दिया सर, इन्होंने संविधान का बार-बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए सर? जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए सर? ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये इस सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। और आज हम सर, आज जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसमें सारा प्रावधान रखा गया है। उसमें एक मैटर मैं बोलना चाहता हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं सर? इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया या पुराने बहुत साल हो गए, आप लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसा हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है। ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं
और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है, तो हम सुधर ला रहे हैं। गलतियां हुई हैं, लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। और सर सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950, उसको सर हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए सर। उसके बाद सर उसके बाद मैं कुछ ऐसा इश्यूज पे जाना चाहता हूं जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके उनको कन्विंस होगा सर। आप सर इनको थोड़ा चुप करें, बीच बीच में इस तरह का कहना, सीनियर मेंबर है सर। अब हम सर बड़ा विषय पे जाना चाहता हूं सर। ये हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं, 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों लाखों लोगों से, या तो आप मंत्रालय के ओर से जाके उनके साथ कंसल्टेशन किया, या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मंत्रालय में आए और उनके बात को हमने सुना है सर। पिछले एक साल के अंदर में, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वर्क लैंड एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यहां बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं, और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहरास कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या सर? अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर? आगा कहानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके